पिछले 1 साल से शादी के बाद से अब तक मेरा निहायत ही बुरा हाल है। मेरी बीवी एक पागल है। काम से थका हारा बांधा शाम को घर में आराम की खातिर लौटता हूँ तो वो फट पड़ने के लिए तैयार ढाड़ती हुई मेरे सामने खड़ी होती है कि देर से क्यों आए हो, मैंने जो चीजें मंगवाई थी क्यों नहीं लाए, ये क्या गंदी चीजें लेकर आए हो, खरीदारी क्या सलीका नहीं तुम्हें, आज जल्दी किस लिए आ गए हो, शाम से सुबह तक तुम्हें बर्दाश्त करना होता है, वो क्या काफी नहीं होता। चुनाचे मैं दोस्तों के मजबूर करने पर एक बुजुर्ग से मिला और अपनी सारी कहानी इस मोहतरम बुजुर्ग को सुना डाली। मैं इस मोहतरम बुजुर्ग से इस तरह गोया हुआ, बाबा जी मैंने बहुत सब्र किया है, मगर अब तो मैं अपनी बीवी से हर बार यही पूछता हूँ कि क्या अजाब की लुगत में कोई ऐसी बदजुबानी या ऐसा ताना बचा है जो तूने मुझे न मारा हो। तेरी बदजुबानी और बेहूदगी ने मेरी जिंदगी को जहन्नम बना के रख दिया है। उसकी एक बात के जवाब में मुझे दो सुनानी पड़ती हैं, मगर उसे न कायल किया जा सकता है और न ही खामोश। कई बार लम्हे तो कई बार घंटे इस हाल में गुजरते हैं और फिर घर में गुजरा बाकी का वक्त अपने बाल नोचते या नाखून चबाते गुजरता है। लेकिन अब मेरा ऐसी सूरत हाल से दिल भर गया है और मुझे कराहत हो गई है। इससे पहले कि ये पागल औरत मेरे हाथों कत्ल हो, मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने सर को हिलाते हुए कहा, बेटे मैं तेरी मुसीबतों का सबब जान गया हूँ, मेरे पास तेरे लिए इसका एक इलाज है, इससे तेरे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैंने ताज्जुब से बुजुर्ग को कहा, क्या है ऐसा इलाज जिससे उसका पागलपन खत्म हो जाएगा? लेकिन मैं उसमें कोई रगबत बाकी नहीं पाता, मैं उसे तलाक देकर छुटकारा पाना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई इलाज है तो उसके लिए दे दीजिए, मेरे लिए नहीं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर अपने हाथ मेरे कंधे पे रखते हुए कहा, बेटे अल्लाह पे भरोसा रखो, आओ असर की नमाज अदा करते हैं, इसके बाद मैं तुम्हें इलाज बताऊंगा। नमाज से वापसी पर मुझे वापस बैठने का इशारा करते बुजुर्ग अपने घर तशरीफ ले गए। वापसी पर हाथ में एक छोटी सी बोतल थामे नमूदार हुए। बोतल का मुंह एक ढक्कन से मजबूती के साथ बंद था। मेरे करीब बैठते हुए मुझे मुखातिब हुए, ये लो मेरे बेटे, ये है वो इलाज जिसका मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था। इस इलाज को तुमने अपने पास रखना है। जब अपने घर लौटो तो घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर इस बोतल में से एक ढकना भरकर मुंह में डालना है, मगर इसे आधा घंटा ना तो हलक से नीचे उतारना है और ना ही पीना है। हाँ, मगर आधे घंटे के बाद पी लेने में कोई हर्ज नहीं। और मैं चाहता हूँ कि तुम ये इलाज मुसलसल बगैर किसी नागे के 10 दिन तक करो, और 10 दिन के बाद अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी बीवी वैसी ही बन जाएगी जिस तरह की तुम ख्वाहिश करते हो। मैंने अपने सर को हैरत के साथ झटकते हुए बुजुर्ग से कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा जिस तरह आप हुक्म दे रहे हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो मेरी बीवी के पागलपन को इस दवा से शिफा दे दे, जिसको पीऊंगा तो मैं, मगर असर उस पर होना है। दूसरे दिन घर में दाखिल होने से कबल मैंने जेब से बोतल निकाली, बिस्मिल्लाह पढ़कर एक ढकना भर मिकदार साइल को मुंह में डाला। आपकी मालूमात की खातिर अर्ज कर दूं, मैं ये जानकर हैरत जता सा था कि साइल का जायका पानी से ज्यादा दूर नहीं था, ना कोई रंग और ना ही बू और ना ही कोई मजा। बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक अमल करते हुए मुंह को सख्ती से बंद किए मैं घर में दाखिल हुआ। कमरे में जाने के लिए किचन के सामने से होता हुआ गुजर ही रहा था कि मेरी बीवी की नजर मुझ पे पड़ गई। हस्बे तवक्को दाएं आंख ऊपर और बाएं नीचे किए। इससे पहले कि मैं सामने से हटता, दांतों को पीसते हुए बोली, आखिरकार आ गए हैं आप जनाब, लाइए किधर है वो चीजें जो मैंने मंगवाई थी। हमेशा की तरह मेरा कहा हुआ तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर गया था और खाली हाथ वापस आ गए हो, लाओ मुझे दो, मैं देखूं तो क्या लाए हो। और फिर उसने मेरी खामोशी पर हैरत से मेरे चेहरे को देखा, एक उंगली को खूंखार तरीके से मेरे चेहरे के सामने हिलाते हुए बोली, जबान हलक में फंस गई है क्या? मौका मिलते ही मैं कमरे की तरफ दौड़ा ताकि जाकर इलाज का आधा घंटा गुजारूं। हालांकि मुझे पूरा यकीन था कि शेख साहब के इलाज का मेरी बीवी पर कोई फायदा नहीं होना, खास तौर पर आज तो बेअसर ही रहा था। दूसरे दिन घर दाखिल होने से कबल फिर वही इलाज दोहराया। बोतल में से ढकना भर महलूल बिस्मिल्लाह पढ़कर मुंह में डालकर घर में दाखिल हो गया ताकि मेरी बीवी अपनी मुगल्लजात मेरे सर पे मारे और मैं अपने होठ सख्ती से बंद किए इलाज करता रहूं। आज जरा खैरियत रही। घर वाली बगौर मेरे चेहरे को देखती रही, शायद मेरी खामोशी का सबब जानने की कोशिश कर रही थी। चंद लम्हे खामोश रहकर आहिस्तगी से बोली, खाना खाओगे? लाऊं? फिर 5 दिनों के बाद बुजुर्ग के पास बैठने से कबल मैंने उन्हें सलाम किया और फिर पूछा, बोतल में क्या डाला था आपने? बुजुर्ग मेरे चेहरे को देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटे पहले अपनी सुनाओ, मेरे इलाज ने कोई असर भी दिखाया है या नहीं? मैंने अपना सर ऊपर से नीचे की तरफ हिलाते हुए कहा, ये कुछ हुआ है इन दिनों में और ये सूरत हाल है अब तक की। 2 दिन हो गए हैं, मेरी बीवी तो बिल्कुल वैसी ही बन गई है जिस तरह दुल्हन बन के आई थी। अब तो बताइए क्या डाला था आपने इस बोतल में? बुजुर्ग ने बोलने से पहले एक हल्का सा कहकहा लगाया और बोले, बेटे इस बोतल में मैंने तुम्हें पानी डाल कर दिया था अपने घर में रखे गड्ढे में से। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने ताज्जुब से कहा, पानी? सिर्फ पानी? क्या इस बोतल में कोई दवा नहीं थी, सिर्फ पानी था? अच्छा, बरकत के लिए कम से कम आपने अपना लुआब तो डाला होगा इसमें।
آخر میری بیوی کو کس طرح شفا ملی ہے اس سے؟ بزرگ ایک بار پھر مسکرائے اور مجھ سے یوں مخاطب ہوئے، دو باتوں سے تمہارا مسئلہ بڑھ رہا تھا۔ پہلا، سارے دن کے کام کے بعد شام کو تھکے ہارے گھر پہنچتے تھے تو تمہارا مطمع نظر محض سکون اور آرام ہوتا تھا، بغیر اسے ایک اضافی کام یا مشقت کے۔ دوسرا، تمہاری بیوی سارے دن کی تنہائی، خاموشی اور اکتاہٹ کا شکار تھی۔ تمہارے گھر پہنچنے پر وہ تم سے باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر گفتگو کو شروع کرنے کے لیے کوئی مناسب موضوع نہ ملنے پر وہ تانو تشریح اور فضول الزام تراشی پہ اتر آتی تھی، اور اس سب خرابیوں میں تمہارا کردار یہ تھا کہ تم اس تانو تشریح اور الزام بازی میں تحمل کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے۔ اس رویے کو نظر انداز کرنا تو درکنار، الٹا تم طلاق دینے کی سوچ رہے تھے۔ بیٹے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم خاموش رہ کر اپنی بیوی کی باتیں سنتے، اس کی دلجوئی کرتے، سارے دن کی رودات سنتے یا سناتے، یا اس کو اپنے سینے کی بڑھاس نکالنے کا موقع فراہم کرتے، یا پھر محض تمہاری خاموشی ہی اس کا علاج تھی۔ تمہارے مرض کی کیفیت کو ذہن میں رکھ کر میں نے جو علاج تجویز بوتل میں بند کر کے تمہارے لیے دیا تھا وہ محض میرے گھر کے گھڑے کا پانی تھا، تاکہ جب تک تم کچھ آرام پا کر تمہارا موڈ ٹھیک نہ ہو اس وقت تک پانی منہ میں رکھ کر کم از کم تمہارے ہونٹ تو سلے رہیں۔ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ تم اتنا صحیح خاموش رہنا سیکھ جاؤ جتنی دیر میں تمہاری بیوی بغیر کسی روک ٹوک کے اپنی روداد نہ سنا لیا کرے، اور جب وہ بول رہی ہو تو تم توجہ سے اس کو سن لیا کرو۔ اس طرح اس کے دل میں یہ بات بیٹھ سکتی تھی کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اس کی محبت کے لیے ہے، اور رد عمل کے طور پر وہ بھی ایسا رویہ اپنائے جو تمہاری دل آزاری کا باعث نہ بنا کرے۔ بیٹے، تمہاری بیوی کا علاج تمہاری طرف سے شروع ہونا تھا، جس کی ابتدا میں نے تمہیں یہ دوا دے کر کی۔ اس علاج سے میں یہی بات تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ تمہاری بیوی کی دوا صرف اور صرف تمہاری خاموشی تھی۔ یہ طریقہ دونوں میاں بیوی کے لیے ہے، آپ شوہر یا بیوی کے مزاج کے مطابق اپنا سکتے ہیں۔